नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में राजघाट पर पीएम मोदी ने 156वीं जयंती पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। विजयादशमी के पावन पर्व पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। पीएम ने बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक बताया। 30 नवंबर को पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में होंगे शामिल। पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन। मिर्जापुर में बेटी के घर ली अंतिम सांस। सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखा लेटर। कहा, आदिवासी होने के चलते लद्दाख के लोगों की भावनाएं समझे। पति की रिहाई की मांग की। महाराष्ट्र के भिवंडी में कागज फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कोई हताहत या घायल नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर निकलेगा पथ संचलन। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हुए हैं। नागपुर में होगा राष्ट्रीय संघ के शताब्दी वर्ष समारोह और इस कार्यक्रम में आपको बता दें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तो आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत समेत कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत समेत कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर निकलेगा पथ संचलन। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हुए हैं और इसी को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नागपुर में राष्ट्रीय संघ के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और आगे बढ़ते खबरों में खबर दिल्ली से है, जहां देश भर में विजयादशमी के पावन पर्व पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने विजयादशमी को बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी कामना है कि इस पावन अवसर पर हर किसी को साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा मिले। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते हुए दशहरा पर्व को आत्मबल, सदाचार और धर्म की स्थापना का अवसर बताया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये पर्व हमें यह सिखाता है कि कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। राम के आदर्शों और रावण के अंत से जुड़ी ये परंपरा आज भी समाज को नैतिकता और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां महिला की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। छत पर महिला का खून से लथपथ शव मिला है। पड़ोसी युवकों पर महिला की हत्या का आरोप लगा है और इस वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। आपको बता दें, घर की छत पर महिला का शव मिला। फिलहाल परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बसंतपुर कोठाइया गाँव की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहाँ वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर की छत पर महिला का शव मिला है और इस वारदात के बाद से आरोपी मौके से फरार हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी इरफान सोलंकी के खिलाफ अगले हफ्ते आरोप पत्र दाखिल करेगी। आपको बता दें, कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत संपत्तियों का पता लगाया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब जेल से तो बाहर आ गए इरफान सोलंकी, लेकिन उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती दिखाई दे सकती हैं। मनीष जी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए इरफान सोलंकी की जो है परसों जमानत हुई थी और जिस प्रकार से वो बाहर आ गए थे और बाहर आने के बाद जो है उन्होंने राहत की सांस जरूर ली थी, लेकिन जिस प्रकार से जो ईडी के द्वारा जो उनकी आय से ज्यादा संपत्ति का मामला चल रहा था, चाहे वो महाराष्ट्र की जमीन की प्रॉपर्टी की बात हो या कानपुर की प्रॉपर्टी को लेकर के हो, तो उनकी प्रॉपर्टी को देखते हुए एक हफ्ते के बाद जो है ईडी के द्वारा जो है कोर्ट में जो है चार्जशीट लगाई जा सकती है। अब चार्जशीट के आधार पर माना जा रहा है कि इरफान सोलंकी की जो है मुश्किलें जो है बढ़ सकती हैं। तो कहा जाए जिस प्रकार से जो है विधायक इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लगातार जो है प्रॉब्लम में रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ उनके साथ समस्याओं से घिरे हुए हैं। अब ये देखना है जिस प्रकार से जो है ईडी के द्वारा जो है अब चार्जशीट लगाने के बाद ईडी क्या अपील करती है, जिसके तहत आगे की कार्रवाई होगी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। और अब खबर सीतापुर से है, जहां मारपीट में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें, लखनऊ के ट्रामा सेंटर में 6 दिनों से इलाज चल रहा और शव गांव पहुंचने के बाद कार्रवाई की मांग पर विफरे परिजन।
तो एफआईआर में धारा बढ़ाने व गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। खेत में मवेशी जाने पर दो पक्षों में विवाद हुआ था। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों की नाराजगी देखकर गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के बिनौरा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों की नाराजगी देखकर गांव में फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो सीतापुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां मारपीट में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर रायबरेली से है, जहां मनचले युवक को ग्रामीणों ने सबक सिखाया है। खंबे से बांधकर मनचले युवक की जमकर पिटाई की है। डंडों से मनचले को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। युवक पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मनचला मोहम्मद साहिल ने छात्रा को रोककर पकड़ा था हाथ, तो छात्रा के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने मनचले साहिल को पकड़ा। सलोन कोतवाली क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, और वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां युवक को पीटते हुए लोग नजर आ रहे हैं। युवक पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। तो सलोन कोतवाली क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। छात्रा के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने मनचले साहिल को, जिसका नाम इस युवक का साहिल बताया जा रहा है, इसको पकड़कर पिटाई की है। सलोन कोतवाली क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जहां मनचले युवक को ग्रामीणों ने सबक सिखाया है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, खंबे से बांधकर मनचले युवक की पिटाई होती हुई इस वायरल वीडियो में नजर आ रही है। डंडों से मनचले को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है।
और अब खबर हजारीबाग से है, जहां तेज बारिश से गरीब परिवार का आशियाना ढहा है। राहत की आस में बक्सपुरा का संजय राम परिवार हजारीबाग जिला के कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत खिपरियावा पंचायत के बक्सपुरा गांव में बीते दिन की तेज बारिश के एक परिवार के लिए आफत बनकर टूटी है। गांव के निवासी संजय राम पिता स्वर्गीय गोपाली राम का कच्चा घर अचानक गिर गया। घटना उस समय हुई जब परिवार के सदस्य घर में सोए हुए थे। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हुई और दीवारें गिरने लगी। आनंद फानन में संजय राम ने बच्चों समेत घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि घर पूरी तरह जमींदोज हो गया। संजय राम का कहना है कि बरसों से वे कच्चे मकान में रह रहे हैं और गरीबी के कारण पक्का मकान बनाने की उनकी क्षमता नहीं है। संजय राम ने पंचायत के मुखिया राजेश गुप्ता से गुहार लगाई है कि उन्हें आवास दिलाया जाए ताकि परिवार सुरक्षित जीवन जी सके। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। संजय राम की वृद्ध माता ने भी अपनी व्यथा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मेरे पति को गुजरे 8 साल हो चुके हैं, तब से आज तक गरीबी और परेशानियों से जूझते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। बैठो तो तीन लेंगे ना तो बोलने से कौन खराब हो बैठो तो तीन लेंगे ना तो बोलने से कौन खराब हो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं हूँ आपके साथ यश शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं नागपुर, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। इस प्रकार की दृष्टि को सामने रखते हुए कुछ चिंतन दिया है। उसकी तफसील उसके अलग अलग होंगे, परंतु उसकी दिशा एक ही है। आधुनिक विश्व के पास जो दृष्टि है वो गलत नहीं है, लेकिन अधूरी अवश्य है। मानव का भौतिक विकास होता है, नैतिक विकास की ओर ध्यान नहीं रहता है। विकास होता है, पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं रहता। विकास होता है, कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता। आज अमेरिका का जीवन विकसित माना जाता है, उसको आदर्श मानकर हम चले भारत के लोग, और हमने चाहा कि भारत अमेरिका जैसा जीवन जिए। तो कुछ अभ्यासक कहते हैं हिसाब करके ऐसा जीवन जीने के लिए और 5 पृथ्वियों की आवश्यकता लगेगी। ये विकास कैसे होगा? ये हो नहीं सकता। प्रगति के साथ साथ इसी के कारण नई नई समस्याओं को हम झेल रहे, जो प्राण संकट बन रही है। दृष्टि का अधूरापन ही इसके लिए कारण है। हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि भौतिक विकास के साथ साथ मन, बुद्धि और आध्यात्मिकता का विकास कर सकती है, करती है। व्यक्ति के साथ साथ मानव समूह और सृष्टि का भी विकास साधने वाली हमारी दृष्टि है। मनुष्य की आवश्यकताओं, इच्छाओं के अनुरूप आर्थिक स्थिति, इच्छा पूर्ति हो सबकी, ऐसी व्यवस्था, उसके साथ साथ ही समूह के प्रति और सृष्टि के प्रति कर्तव्य बुद्धि और अपनेपन का साक्षात्कार व्यक्तियों में जगाने की शक्ति हमारी इस दृष्टि में है। सहस्त्रों वर्षों तक विश्व में इस दृष्टि के आधार पर
हमने एक सुंदर, समृद्ध, शांतिपूर्ण, परस्पर संबंधों को पहचानने वाला और मनुष्य और सृष्टि का, मनुष्य और समूह का सहयोगी जीवन ऐसे प्रस्थापित किया था। आज विश्व के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनकी समस्याओं का निराश करने का शाश्वत निदान देने वाली एक नई रचना को विश्व आवश्यक मान रहा है, भारत से अपेक्षा कर रहे हैं और नियति शायद यही कार्य हम भारतवासियों से चाहती है कि हम अपने उदाहरण से विश्व को एक नया ऐसा रास्ता दें। संघ 100 साल से ये सारा चिंतन, इन सब महापुरुषों का चिंतन लेकर, संघ का चिंतन नया नहीं है, वो अपनी दृष्टि के आधार पर अपने यहाँ परंपरा से चलने वाला आज तक आया हुआ यहाँ तक चिंतन है। उस चिंतन को लेकर संघ 100 साल से काम कर रहा है। समाज जीवन के विभिन्न आयामों में, संगठनों में, संस्थाओं में, स्थानीय स्तर पर भी, व्यक्तिगत पहल से भी स्वयंसेवक सक्रिय है। समाज जीवन में सक्रिय ऐसे अनेक सज्जनों के साथ भी सहयोग और संवाद स्वयंसेवकों का चलते रहता है। इन सब का जो संकलित अनुभव है उसके आधार पर संघ का कुछ चिंतन है। वो चिंतन आज के कार्यक्रम में आपके सामने रखना ये मेरे भाषण का प्रमुख उद्देश्य है। पहली बात है कि विश्व की व्यवस्था में परिवर्तन तो आवश्यक है, विनाश टालना है तो अनिवार्य है, परंतु हम एक विपरीत व्यवस्था में इतने आगे बढ़ गए, सारी दुनिया आगे चली गई, हम भी आगे चले गए। अब एकदम अगर पीछे मुड़ेंगे तो गाड़ी उलट जाएगी। इसलिए इस गति से आगे बढ़ते बढ़ते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हमको मुड़ना पड़ेगा, एक लंबा मोड़ लेके पीछे आना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए हम अपनी समग्र और एकात्म दृष्टि के आधार पर अपना स्वयं का विकास पथ बनाकर विश्व के सामने एक यशस्वी उदाहरण रखेंगे, तब इस व्यवस्था का परिवर्तन प्रारंभ होगा। अर्थ और काम के पीछे अंधी होकर भाग रही दुनिया को धर्म की दृष्टि देनी पड़ेगी। वो धर्म पूजा नहीं है, वर्शिप्स नहीं है, वो धर्म खान पान रीति रिवाज नहीं है, वो धर्म इसके परे सबको जोड़ने वाला, सबको उन्नत करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, प्रजा की, सृष्टि की धारणा करने वाला धर्म है। उस धर्म का मार्ग हमको अपने उदाहरण से विश्व को देना पड़ेगा। भारतवर्ष को ऐसा होना ही पड़ेगा, ऐसे संघ मानता है 100 साल के अनुभव के बाद। अब संपूर्ण देश को ऐसा खड़ा करना है, लेकिन व्यवस्था है उसको नहीं बना सकती। व्यवस्था बनाने वाला मनुष्य होता है, समाज होता है, वो जैसा है वैसी व्यवस्था बनाएगा। कहते हैं प्रजातंत्र में अंग्रेजी में एक वाक्य, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। तो ये नहीं है कि सारा कुछ जिम्मा उन पर है, उनकी समीक्षा करके स्तुति या उनकी निंदा हम करते रहे, ऐसा नहीं होता है। जैसा समाज है वैसी व्यवस्थाएं चलेगी, और इसलिए समाज के आचरण में परिवर्तन आना चाहिए, तब व्यवस्था में परिवर्तन आता। वैसे भी कोई स्थापित व्यवस्था अपने को स्वयं को बदलने की इच्छुक नहीं रहती, और अपने को स्वयं को बदलने का उसका सामर्थ्य भी नहीं रहता, क्योंकि वो स्वयं को नहीं बनाती, समाज उनको बनाता है। ये सामर्थ्य समाज के पास रहता है। समाज को अपने आप को नए आचरण में ढालकर खड़ा होना पड़ता है। ये व्यवस्था परिवर्तन की पूर्व शर्त है। और समाज के आचरण के परिवर्तन जो आता है वो भाषणों और पुस्तकों से नहीं आता। प्रबोधन तो करना ही पड़ता है, लेकिन प्रबोधन करने वालों को स्वयं जो परिवर्तन चाहते हैं उसका उदाहरण बनना पड़ता। अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, अपने स्वयं के परिवार के जीवन में, अपने आजीविका के कार्य में
हम उस परिवर्तन का उदाहरण बनकर जिए। और ऐसे जो उदाहरण स्वरूप व्यक्ति होते हैं, जिनके जीवन में पारदर्शिता है, निस्वार्थ बुद्धि है, जिनके पास प्रामाणिकता है, संपूर्ण समाज को अपना मानकर जिनका जीवन व्यवहार उस समाज के हित के लिए चलता है, ऐसा स्थानीय नेतृत्व देने वाले व्यक्ति होने पड़ते हैं। इसलिए उन व्यक्तियों का निर्माण करना पड़ता है। और इसलिए संघ का अनुभव है, व्यक्ति निर्माण से समाज परिवर्तन और समाज परिवर्तन में से व्यवस्था परिवर्तन, यही देश में और विश्व में परिवर्तन लाने का सही तरीका है। हर समाज में यही अनुभव है, ऐसा ही होता है। सब प्रगत देशों का इतिहास देखिए, आधुनिक इतिहास देखिए, ऐसा ही हुआ है। ऐसे व्यक्ति निर्माण करने की समाज की व्यवस्थाएं रहती है। हर एक राष्ट्र में, हर एक समाज का अपना एक पारिवारिक जीवन का तरीका था। अब लगभग सब जगह ध्वस्त हो गया, केवल भारत में बाकी है। परंतु 300 साल पहले अमेरिका में भी एक तरीका था, यूरोप में भी एक तरीका था। उस तरीके से ऐसे व्यक्तियों का निर्माण होता है। उस देश की एक विशिष्ट शिक्षा रहती है, उस शिक्षा में से उसके व्यक्तियों का मन तैयार होता है, और उस समाज के जो क्रियाकलाप चलते। और ये दो तस्वीर आपको हमने दिखाई, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आपने सुना, और दूसरी तस्वीर गोरखपुर से, जहां पर गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीनाथ जी की विशिष्ट पूजा अर्चना कर रहे हैं। देव विग्रहों का पूजन अर्चन यहाँ पर दशहरा के उपलक्ष्य में हर साल की ये परंपरा है, जो कि विधिवत तरीके से गोरक्षपीठाधीश्वर की तरफ से हमेशा की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां पर कल उन्होंने कन्या पूजन किया था, और आज दशहरे के अवसर पर श्रीनाथ जी की विशेष पूजा अर्चना, देव विग्रहों की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है विधि विधान के साथ। हर साल की ये आपको बता दें कि परंपरा है, जो कि योगी आदित्यनाथ द्वारा निभाई जाती है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गोरखपुर से। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए श्रीनाथ जी का विशिष्ट पूजन व देव विग्रहों की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। हर साल की भांति इस साल भी दशहरे के पावन अवसर पर योगी आदित्यनाथ द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष पूजा।
आरती पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर परंपरागत विशिष्ट पोशाक में मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। परंपरागत विशिष्ट पोशाक में हर साल की तरह योगी आदित्यनाथ विशिष्ट पूजा करते हुए जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं परंपरागत तरीके से।
देव विग्रहों की पूजा अर्चना, परंपरागत विशेष पोशाक में स्वयं। ये सी तस्वीरें आपको हम गोरखपुर से दिखा रहे हैं। कल आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया था। हर साल की बात ही इस साल भी उन्होंने वो कल कन्या पूजन किया और अब दशहरे के पावन अवसर पर विशिष्ट पूजा अर्चना उनके द्वारा की जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम गोरखपुर से दिखा रहा था, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीनाथ जी की विशेष पूजा अर्चना की। हर साल के बाद इस साल भी उन्होंने पूजा अर्चना की है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं दशहरा के इस पावन अवसर पर। और आपको बता दें कि विजयदशमी पर हर साल पूजा अर्चना गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाती है। इसके बाद शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की अगुवाई में आज निकलेगी विजयदशमी शोभा यात्रा। नाथ संप्रदाय की पारंपरिक पोशाक में नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हर साल की तरह श्री राम का राज तिलक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि नाथ पंथ की परंपराओं के अनुसार ये शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर मानसरोवर मंदिर होते हुए रामलीला मैदान तक जाएगी, जहां मुख्यमंत्री रामलीला मंच पर प्रभु श्री राम का राज तिलक करेंगे। दिन भर चलने वाले इस धार्मिक उत्सव में पूजन अनुष्ठान, तिलकोत्सव, पात्र पूजन और भव्य प्रसाद वितरण जैसे अनेक कार्यक्रम हैं। फिलहाल शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है श्रीनाथ जी की आरती। यहाँ पर पूजा अर्चना उनके द्वारा किया जा रहा है। श्रीनाथ जी सहित गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित समस्त देव विग्रहों का पूजन अर्चन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि इसके बाद पारंपरिक तिलकोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालु गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाएंगे और वो सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बता दें कि इसके बाद विजयदशमी की पारंपरिक शोभा यात्रा की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर रथ पर सवार होकर यात्रा का नेतृत्व करेंगे। बैंड बाजे, नगाड़े और तुरही की गूंज के बीच यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी, जहां वो देवादिदेव महादेव एवं अन्य देव विग्रहों की पूजा अर्चना और अभिषेक करेंगे। और उसके बाद ये शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी, जहां चल रही रामलीला में योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम का राज तिलक करेंगे। परंपरागत पोशाक में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
और ये गोरखपुर से आपको सी तस्वीरें दिखा रहे थे, जहाँ पर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। शाम को बता दें कि वो शोभा यात्रा रथ में सवार होकर निकालेंगे, साथ ही साथ रामलीला मैदान में पहुंचेंगे, जहां पर राम का तिलक भी करेंगे। देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।